नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बंगाल में चुनाव और महागठबंधन में संग्राम से बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। बंगाल में ममता को साथ देने पर कांग्रेस असहज हो चुकी है और उसकी असहजता का प्रमाण आपके सामने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बयान सामने आ चुका है। बंगाल में ममता को साथ देने पर कांग्रेस असहज महसूस कर रही है और देखिए कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बयान दिया है। बयान क्या है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। यहां साथ वहां अलग होने से असहज है पार्टी, ये कहना है अजीत शर्मा का। मिल बैठकर बात करना इस वक्त बेहद जरूरी। अजीत शर्मा के इस बयान से कांग्रेस की असहजता जो है वो साफ निकलकर सामने आती हुई। निश्चित तौर पर सवाल उठता है, लेकिन हम लोग बैठ के और आदरणीय राहुल गांधी जी से बात करेंगे और बिल्कुल अगर वो अलग चलेंगे, हम लोग अलग चलेंगे तो असहज तो महसूस करेंगे हम लोग, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग मिलजुल के बैठ के बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं, डेफिनेटली ये तो ऊपर के नेताओं का मामला है, राहुल जी और अध्यक्ष जी वगैरह, प्रभारी जी वगैरह का मामला है, तो ये सब आपस में बैठकर रणनीति तय होगी और अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। आपको लगता है कि राहुल गांधी और प्रभारी तेजस्वी यादव से बात कर रहे होंगे? एकदम ऊपर लेवल में तो बातें चलती रहती हैं और क्या रणनीति बने इस पर तो चर्चा होती ही रहती है। निश्चित रूप से हम लोग बीजेपी को एकजुट होकर हराने का कार्य करेंगे। तो देखिए कांग्रेस के असहज होने पर आरजेडी की तरफ से भी बयान सामने आ गया। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। भाई वीरेंद्र की तरफ से यह बयान आरजेडी के पक्ष को सामने रखा जाता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपनी असहजता की बात की थी। और देखिए कांग्रेस असहज है, आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की तरफ से बयान भी आने में देर नहीं लगा। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति होती है और पार्टी उसी नीति के आधार पर काम करती है। कांग्रेस के असहज होने पर आरजेडी ने बयान देने में थोड़ी भी देर नहीं की और भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है जरा बयानों के जरिए वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस को इस पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का आमादा रखती है ममता बनर्जी और सांप्रदायिक शक्ति वहां पैर जमाना चाहती है। इसलिए कोई क्या बोलता है उससे हम लोग कोई निर्णय नहीं। उन लोगों को भी चाहिए कि सांप्रदायिक शक्तियों को खार फेंकने के लिए एकजुटता का परिचय देना चाहिए। तो देखिए कांग्रेस की नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि नाराजगी कांग्रेस की खुलकर सामने आ चुकी है। पहले बिहार में इसके रिश्ते को समझते हैं और बिहार में महागठबंधन में 5 पार्टियां शामिल हैं। देखिए वो आंकड़ा, वो गणित, बिहार में महागठबंधन के साथी कौन कौन है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, इसका गठजोड़ बिहार में राजनीति में इस वक्त विपक्ष के तौर पर चल रहा है। बिहार में सभी पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी और अब बंगाल की सियासत ने बिहार को किस तरीके से गरमाया हुआ है उसकी बानगी अजीत शर्मा के बयान से सामने आ चुकी है। अजीत शर्मा ये कह रहे हैं कि असहजता महसूस हो रही है, जबकि आरजेडी का ये कहना है कि देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति होती है पार्टियों की और उसी नीति के आधार पर इस वक्त आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है। और ऐसे में बंगाल में क्या स्थिति है ये समझने के लिए आपको कुछ बयान और कुछ आंकड़े भी देखिए। चुनाव बंगाल में होने वाले हैं और उस बंगाल की सियासत में इस वक्त कितनी गर्मी है जिसका असर बिहार पर पड़ रहा है। कौन कौन साथ में है तो देखिए ममता बनर्जी के साथ इस वक्त तेजस्वी यादव खड़े हैं और देखिए इस वक्त क्या स्थिति है, इनके खिलाफ इस वक्त कांग्रेस है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब एक स्टेट में हम साथ साथ हैं तो दूसरे स्टेट के चुनाव में आखिर हम अलग हैं, तो ये असहजता स्वाभाविक है। हालांकि इसके पीछे के अपने अपने तर्क भी हैं। बिहार में साथ, लेकिन बंगाल में विरोध क्यों है और विरोधी के तौर पर क्यों कांग्रेस खड़ी है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सवाल यही कि क्या ये पहली बार हो रहा है, क्या ये बंगाल की राजनीति में इस वक्त आपको जो दिख रहा है असहजता के स्टेटमेंट, ये क्या इससे पहले तमाम दूसरे राज्यों के चुनाव में नहीं हुआ? फिर कांग्रेस के इस स्टेटमेंट को कैसे देखा और समझा जाए? शैलेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। और शैलेंद्र, आप सवाल सुन पाए हो तो
मैं जवाब यही जानना चाहती हूं कि क्या ये माना जाए कि कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है कि अगर चुनाव परिणाम नहीं आते हैं टीएमसी के फेवर में, अगर वहां पर तेजस्वी के साथ से कुछ बात नहीं बन पाती है, तो क्या कांग्रेस इसके खिलाफ उसके एक आधार मिल जाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पीछे है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आसाम में समझौता किया है आरजेडी के साथ और आरजेडी ने बंगाल में ममता बनर्जी के साथ समझौता कर लिया और तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि अब वो ममता बनर्जी के लिए वहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वो चाहते हैं कि ममता दीदी चुनाव जीत जाए। इस तरीके की बातें आरजेडी के द्वारा लगातार की जा रही हैं, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो आहत हैं कि जब समझौता आसाम में आप हमारे साथ कर रहे हैं तो बंगाल में वहां प्रचार क्यों? बंगाल में भी आप हमारे साथ समझौता कर सकते थे, बिहार में हमारा गठबंधन है, तो आखिर तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव प्रचार करने क्यों जा रहे हैं? बंगाल में जाकर के वो क्यों ममता बनर्जी के लिए वोट मांगेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर के कांग्रेस के लोग यहाँ असहज हैं। हालांकि देखिए, इसमें एक चीज ये साफ हो रही है कि कई नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेता इस पूरे मामले पर कुछ बहुत खुल करके बोलने से भी बच रहे हैं कि कहीं बात न बिगड़ जाए, क्योंकि बिहार में उनका समझौता है। लेकिन भीतर ही भीतर कहा जा सकता है कि इस बात की नाराजगी कांग्रेस के लोगों में बहुत ज्यादा है कि तेजस्वी वहां जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो आला कमान उनके आरजेडी से बात कर रहे हैं कि तेजस्वी वहां न जाए, चुनाव प्रचार न करें। शैलेंद्र, बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति लगती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कई चरणों में चुनाव होने हैं, वो तमाम चीजें सामने हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान होने लगा, कौन किसके साथ होगा, किसके लिए प्रचार करता हुआ नजर आएगा, इसे लेकर अभी बातचीत की जानी है। ये तर्क समझ से परे नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए, ये तभी ऐसी बातें होती हैं जब चीजें स्पष्ट न हो, जब आपके पास विजन नहीं हो और चीजें स्पष्ट नहीं हो, तभी इस तरीके की बातें की जाती हैं। और देख लीजिए, अभी तक की गठबंधन आना जाना इन्हीं चक्कर में कहीं न कहीं महागठबंधन के लोग लगे हैं और इसी का खामियाजा सियासत में भुगतना भी पड़ता है लोगों को। और खास तौर पर देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बिहार में सियासत है, हालांकि बिहार के नेताओं का बंगाल में बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। बिहार से जाकर के यदि वो वहाँ चुनाव प्रचार करते हैं तो ऐसी बात नहीं कि बहुत वोट इकट्ठा कर लेंगे या लोग इनको सुनने जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सियासत है, सियासी बातें होती हैं, इसलिए बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार के सियासत में बिहार को लेकर के किस तरीके से इस वक्त तमाम गहमा गहमी के बीच बंगाल चुनाव ने असर डालना रिश्तों में शुरू कर दिया है, उसकी एक बानगी है अजीत शर्मा का ये बयान। तो बंगाल में आरजेडी के स्टैंड से कांग्रेस क्यों नाराज है, इसकी नाराजगी के मायने क्या हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। बिहार चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। अब बंगाल में आरजेडी के स्टैंड से पलटवार करने का उसे मौका मिल जाएगा। साथ ही चुनाव परिणाम से पहले प्लॉट भी तैयार हो जाएगा, जिसकी कोशिश इस वक्त की जा रही है। आशा के मुताबिक परिणाम नहीं हुए तो घेरना आसान होगा कांग्रेस के लिए और बिहार में भी आरजेडी पर दबाव बनाने का कांग्रेस को मौका मिल जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी में असहजता पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आ गया। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बयान देते हुए कहा कि बंगाल में जनता चाहती है बीजेपी की सरकार बने। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में असहजता पर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ चुका है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने। बहुत लहर है, लोग चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तेजस्वी यादव जाए नहीं जाए, कहाँ जाए, उनसे 5 को वोट जो है बंगाल में ठीक नहीं हो सकता है। पहले कहे थे खुद लड़ेंगे, फिर जाके ममता बनर्जी के पास सरेंडर किए, फिर सुनते हैं कांग्रेस हार का आया उनको दिल्ली में मत जाओ, फिर सुनते हैं जाएंगे तो क्या होने वाला है उनसे, भाजपा आने वाली है। तो संजय सरावगी को आपने सुन लिया, बीजेपी के विधायक, और उन्होंने कहा कि देखिए आरजेडी का पल पल बयान कैसे बदल रहा है। पहले आरजेडी ने ये कहा था कि वो वहां पर जाकर चुनाव लड़ेगी, फिर वो टीएमसी के साथ खड़ी हो गई और अब उसकी सहयोगी पार्टी जो बिहार में महागठबंधन में शामिल है कांग्रेस, वो ये कह रही है कि ये पार्टी की नीतियों या महागठबंधन की नीति के खिलाफ नजर नहीं आता है क्या? एक स्टेट में हम साथ साथ हैं, दूसरी जगह हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे हैं? इसे लेकर बातचीत होना चाहिए, लेकिन बातचीत कब हो
ये चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से आपस में संबंधों को भी उजागर करता है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 107 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 10 दिनों की बात की जाए, ये देखिए, ये ग्राफ जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है और सचेत रहने की जरूरत है। 9 मार्च को 41 मामले सामने आए थे कोरोना मरीजों के। 10 मार्च को यह संख्या 44 तक पहुंच जाती है। 11 मार्च को यह संख्या 45 हो जाती है। वहीं 12 मार्च की बात करें तो 28, यानी यहां पर आंकड़े कम हुए। 13 मार्च को 38 मरीज, 14 मार्च को यह संख्या बढ़कर 50 हो जाती है। 15 मार्च को 26, 16 मार्च को 49, इस तरीके से तारीख दर तारीख ये संख्या बढ़ रही है। 17 मार्च को 58, 18 मार्च को 107 मरीज सामने आ गए, यानी कि 18 मार्च तक ये संख्या जो है वो डबल के आंकड़े को क्रॉस कर गई। यानी सजगता, सावधानी, वो तमाम गाइडलाइंस जो इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए और कोरोना गाइडलाइंस के तौर पर सामने है, उनका अनुपालन किया जाना बेहद जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। तो कई राज्यों में कोरोना के बढ़ती रफ्तार के बाद एनएफ रेल मंडल के महत्वपूर्ण कटिहार जंक्शन पर भी कोरोना जांच के लिए अब शिविर लगा दिया गया है। लेकिन यहां कोरोना जांच के लिए बैठे लैब टेक्नीशियन गर्मी का हवाला देकर पीपी किट नहीं पहन रहे हैं और अपनी जान से खुद खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मी की माने तो अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग कोरोना जांच को लेकर बहुत गंभीर नजर नहीं आते हैं। बार बार उनसे आग्रह करने के बाद भी लोग जांच को तैयार नहीं हैं और जांच कराने के बाद भी कभी नाम गलत तो कभी मोबाइल नंबर गलत दे रहे हैं। ऐसे में अगर लोग इस महामारी को लेकर जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो महामारी से कैसे निजात मिलेगी? कटिहार जंक्शन में कोरोना जांच शिविर का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश भर में कोरोना रिटर्निंग के चर्चा के बाद ये तस्वीर कटिहार जंक्शन की है। आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया और हर रोज कोरोना जांच हो रहा है। ये कटिहार एनएफ रेल मंडल का महत्वपूर्ण जंक्शन है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब होली का समय है और दूर प्रदेश से लोग अपने घर लौटते हैं। बताते चले, कोरोना के दौरान बिहार के सबसे अधिक लगभग 1 लाख मजदूर कटिहार जिला में ही पहुंचे थे। इसीलिए इस बार प्रशासन अलर्ट है और यहाँ जाँच की व्यवस्था शुरू की गई है। लेकिन जांच को लेकर कुछ समस्या है। एक बड़ी समस्या है, जो कर्मी है उनके सुरक्षा मानक पर भी सवाल उठ रहा है। वो जो पीपीटी किट होना चाहिए था वो नहीं पहनते। इसके लिए सुरक्षा तो कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर होना चाहिए था उस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि अब जांच की व्यवस्था सुलभ हुआ है। आइए बात करते हैं, क्या कितना जांच हो जाता है हर दिन? आज तो 67 जांच हो चुका है अब तक। अच्छा। 9 बजे आए हैं मॉर्निंग में, 2 बजे तक हम लोगों को करनी है। लेकिन अब कोई ऐसा दिन भी हुआ कि हम लोग 20 टेस्ट करके गए हैं। क्या परेशानी है? लोगों को जांच नहीं कराना चाहता है, किट बोलता है कि हम लोग ठीक हैं। जांच होने से पहले ही वो लोग अपने आप को ये कर देते कि हम लोग नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव है। ऐसा ये नहीं है कि हम लोग नेगेटिव ये नहीं हुआ है। हाँ, बताते हैं कि कोविड अभी बढ़ रहा है, देश भर में कोविड बढ़ रहा है, आप लोग करा लिए। बोले नहीं, टाइम नहीं है, नहीं करेंगे, ऐसा बोल के अभी हमको टाइम नहीं है। पीपी किट सर पहनते हैं, वो पीपी किट पहनना तो जरूरी है हमको भी, लेकिन गर्मी लगती है ना सर बहुत ज़्यादा। और हम अपने आप को सेपरेट करते हैं सर, दूर से लेते हैं। जब भी टेस्ट लेते हैं तो दूर से लेते हैं। जो भी चीज़ आता है उसको जो हैंड ग्लव्स में आता है तो हैंड ग्लव्स को चेंज कर देते हैं। उसको हम अपने आप को मोहम्मद अली अशरफ सदर हॉस्पिटल कटिहार की तरफ से। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कटिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कैंप लगाया गया और स्टेशन कटिहार स्टेशन में है, महत्वपूर्ण जंक्शन है। लोगों की तादाद ज़्यादा था, लेकिन एक बड़ी समस्या है, लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए था लोग कहीं ना कहीं अब भी उसके लिए जागरूक नहीं है और टेस्ट नहीं करना चाहते। निश्चित तौर पर अगर आपको कोरोना से बचना है, सुरक्षित रहना है तो टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि टेस्ट से ही बचाव है और सही जानकारी से ही सही इलाज संभव है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना काल में कैमूर के बुनकरों की हालत बेहद खराब हो गई है। जिले का एकमात्र बनारसी साड़ी बनाने वाला बुनकर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कच्चा माल नहीं होने की वजह से एक मशीन पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी मार परिवार के 10 सदस्यों पर पड़ रही है। बुनकर शमशेर अली के पिता को साल 2006 में जिला उद्योग विभाग से लोन मिला था, जिससे उन्होंने 2 मशीनें खरीदी। फिर उसी की कमाई से तीसरी मशीन भी खरीदी गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ ठप पड़ गया। पीड़ित बुनकर परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है।
कोरोना काल में सर आमदनी की मशीन बंद हो गई, कहीं साड़ी बिकने भी नहीं जा रहा था, नहीं लोग आ रहे थे साड़ी खरीदने, इसलिए सर आमदनी नहीं हो पा रही थी। सर हम लोग के पैसा कुछ मिलता है तो हम लोग लोन फोन लेके कुछ आगे के हम लोग करते हैं। एक मशीन था वो भी खोल देते हैं कि हम लोग भी नहीं करते। कितनी अच्छी जो है कारोबार है, हुनर है, और इसको सोचते हैं कि बढ़ावे के साथ साथ प्रशिक्षण भी दें कि ताकि रोजगार बढ़े। और आईपीएल की तर्ज पर बिहार में पहली बार बीसीएल का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि इसका उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान करेंगे और आगाज भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कपिल देव करेंगे। टूर्नामेंट में 5 टीमें शामिल हैं, जिसके मेंटोर विश्व क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाए गए हैं। इस टूर्नामेंट की खासियत ये होगी कि खिलाड़ी सिर्फ बिहार के होंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल मैच में लगेंगे चौके और छक्के। कपिल देव करेंगे टूर्नामेंट का आगाज। गवर्नर फागू चौहान करेंगे उद्घाटन। आईपीएल में चौके छक्के देखकर आप आनंदित होते होंगे, लेकिन आपके आनंद में और भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। खिलाड़ी से लेकर आयोजनकर्ता तक उत्साहित हैं। टूर्नामेंट के लिए पिच से लेकर ग्राउंड तक को सजाया और संवारा गया है। आयोजकों ने इसकी पूरी जानकारी दी है। अभी 2 साल से हमारा क्रिकेट चल रहा है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें 110 खिलाड़ियों को खेलने का मौका है। इसमें ऐसा मौका है कि हम लाइव टेलीकास्ट पे रहेंगे और कई सारे देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। 2 चैनल है, यूरो स्पोर्ट्स और यूरो स्पोर्ट्स HD, उस पर लाइव टेलीकास्ट होएगा। और जितने हमारे बच्चे हैं उनका 4 डिफरेंट पूल में ऑक्शन हुआ। इसका उद्घाटन कौन कौन कर रहे हैं? उद्घाटन हमारे यहाँ बिहार के गवर्नर करेंगे और साथ में कपिल देव रहेंगे। अच्छा, कपिल देव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव भी रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और कौन कौन आ रहे हैं सर इसमें? और हमारे जयसूर्या हैं, तिलक रत्ने हैं, RP सिंह है, वेंकटेश प्रसाद हैं और एक मॉरिसन है, डैनी मॉरिसन। बिहार क्रिकेट और बिहारी क्रिकेटरों के लिए ये बड़ा मौका है। यही वजह है कि क्रिकेट से जुड़े तमाम दिग्गज टूर्नामेंट को सफल बनाने में जुटे हैं। आयोजन को लगभग 28 देश में दिखाया जाएगा और इस वजह से फिक्सिंग का खतरा भी है, लेकिन उसके लिए भी आयोजकों ने पुख्ता तैयारी की है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जो यहाँ पे लीग हो रही है बिहार क्रिकेट लीग, इस लीग को स्वच्छ रखने के लिए और जो यहाँ के बिहार के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बड़ी लीग और एक साफ़ सुथरी लीग रहे, उसके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मैच फिक्सिंग या ऐसी कई गलत चीज़ों के छींटे अपने प्लेयर पे, एसोसिएशन पे और लीग पे ना लगे, उसके लिए बड़े सारे प्रयोजन किए गए हैं। 5 टीमें होंगी जिनके मेंटर वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अंगिका अवेंजर्स के वेंकटेश प्रसाद, दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, भागलपुर बुल्स के आरती सिंह, गया ग्लैडिएटर्स के तिलक रत्ने दिलशान, पटना पायरेट्स के डैनी मॉरिसन। आयोजन बड़ा है, ऐसे में सभी टीमों के खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। टूर्नामेंट के विजेता को 15 लाख, उपविजेता को 10 लाख और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों टीमों को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए बिहारी क्रिकेट के रोमांच के लिए। 20 मार्च से 26 मार्च तक बिहार तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और शराबबंदी पर सरकार की सख्ती के बाद से प्रशासन हरकत में है। पटना में मद्य निषेध विभाग ने बेहटा थाने के मुदही में सोन नदी के किनारे छापेमारी की। यहां पर जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें आपके सामने हैं और वो हैरान करने वाली हैं। जमीन के अंदर ड्रम में शराब की बड़ी खेप छिपा कर रखी गई थी। जेसीबी के सहारे खुदाई के दौरान जो ड्रम मिला है उसमें शराब रखी हुई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माफिया कैसे शराब को कहां और किस रूप में छिपा कर रख रहे हैं ताकि इसे बाद में खपाया जा सके। सोन नदी के किनारे शराब के अड्डे को पुलिस ने पता लगाया और उसके बाद इन शराब को नष्ट किया गया।
और मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा का गुरुवार की दोपहर दरभंगा के कबिलपुर स्थित पैतृक आवास पर निधन हो गया। वे 85 साल के थे। पिछले 4 वर्षों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री का निधन हो चुका है। उनके पुत्रों में कृष्ण देव झा, डॉक्टर शंकर देव झा और विजय देव झा शामिल हैं। पत्नी योगा माया झा का निधन बीते साल 23 दिसंबर को हुआ था। वे मैथिली के मूर्धन्य विद्वान पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के दामाद थे। डॉक्टर झा को नाट्य संग्रह पसीजैत पाथर के लिए वर्ष 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी की उर्दू में लिखी पुस्तक एक चादर मैली सी के मैथिली अनुवाद सगाई के लिए वर्ष 1994 में और बाल साहित्य हंसनी पान आ बजंता सुपारी के लिए वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से नवाजा गया। और हमारे साथ इस वक्त शंकर देव झा जी, जो उनके पुत्र हैं, वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कई स्मृतियां आपके जहन में भी होंगी, कई स्मृतियां हम सब जानते हैं, लेकिन आज इस मौके पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिता की यादें हमेशा हर किसी के जहन में अमर होती हैं, लेकिन अगर जब चर्चा की बात हो, उसे साझा करने की बात हो, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी जरूर थे, लेकिन वह आधुनिक मैथिली भाषा साहित्य के पिता तुल्य थे। आधुनिक मैथिली भाषा साहित्य की उन्होंने जितनी सेवा की, अपना मेडिकल का कैरियर उन्होंने छोड़ दिया बस मातृभाषा की सेवा के लिए, और अपना पूरा जीवन उन्होंने मैथिली के लिए लगा दिया। वो मैथिली के एकमात्र ऐसे प्राध्यापक हुए जो मैथिली को एक शास्त्र के रूप में पढ़कर और उसकी जो डिग्री हासिल की पटना विश्वविद्यालय में, वो रिकॉर्ड ब्रेकर रहे, टॉपर ही नहीं रिकॉर्ड ब्रेकर भी रहे अपने समय में जी। और उस समय बीपीएससी से कमीशन से पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी में दोनों जगह उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी का चयन इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि मिथिला की भूमि पर रहकर मैं मैथिली भाषा के लिए काम करूं। और इस तरह उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी का ऑफर ठुकरा करके सीएम कॉलेज में दरभंगा में ज्वाइन किया, और इसके बाद बस अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, लेखन, अपने जीवन का संपूर्ण ध्येय उन्होंने यही निश्चित कर लिया। अपने जीवन लगभग 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनके हजारों रचनाएं पत्र पत्रिका में फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, 50 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो मैथिली की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन जो है वो मैथिली को समर्पित कर दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।